बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टू माय डियर स्टूडेंट्स, आज़ादी का दिन मुबारक हो और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ैफ़ा साहब, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आज़ादी के दिन ऑनलाइन पढ़ के आप एक नई रकम तारीख़ करेंगे, क्योंकि अगर फ़िज़िकल क्लासेस हो रही होती तो हम सोच भी नहीं सकते कि 14 अगस्त को पढ़ाई होगी। लेकिन बहरहाल यह मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आज इस क्लास का हिस्सा बने और चलें, अच्छी बात है। थोड़ा सा आपने मेरी भी मसरूफ़ियत को समझा, तो चलिए आगाज़ करते हैं। आज की क्लास में प्यारे बच्चों, हमारा सारा का सारा फोकस, हम जितनी भी बात करेंगे वो सारी की सारी होगी एसेट की कॉस्ट निकालने से रिलेटेड। आखिर एसेट की कॉस्ट निकालना इतना बड़ा काम है कि आप पूरा लेक्चर इस पे लगाएंगे? जी जनाब, बिल्कुल। और आज का लेक्चर क्या होने वाला, हो सकता है आने वाली 1 से 2 क्लासेस का लेक्चर भी एसेट की कॉस्ट कंप्यूट करने पर जाए। लेकिन असल में आखिर एसेट की कॉस्ट कंप्यूट करने में मेन चीजें हैं क्या सर? हमें किन चीजों को मद्देनजर रखना है, किन चीजों को फोकस रखना है, क्या पॉइंट है जिनको हमें याद रखना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये पैराग्राफ इत्मीनान से मेरे साथ पढ़ लो। अल्लाह के हुक्म से चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। कहता है, एसेट की कॉस्ट निकालते हुए, द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर। द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं सर? एसेट को खरीदने से मुतालिक जितने भी अखराजात, अदायगियां, जिसे हम हुर्फ आम में खर्चे भी कहते हैं लेकिन अकाउंटिंग में खर्चा नहीं कहते, वो तमाम अखराजात को एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इंक्लूड, फिक्स एसेट की कॉस्ट में शामिल होगा क्या? वो तमाम अखराजात जो कि रीजनेबल और ज़रूरी हैं इन एक्वायरिंग एसेट्स, एसेट को हासिल करने के लिए, बस नहीं, एंड प्लेसिंग इट इन अ पोजीशन एंड कंडीशन फॉर यूज इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये जुमला पढ़कर पूरी क्लास को समझ आ जाती है बात कि भाई एसेट सिर्फ खरीदने का नाम एसेट की कॉस्ट नहीं है, बल्कि एसेट को खरीदने से लेकर उसको इस्तेमाल, प्लेसिंग इट इन अ पोजीशन, उसको उस हालत तक में लाने तक, किस हालत में कि वो इस्तेमाल के काबिल हो जाए, अब हम उसे इस्तेमाल कर सकें। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि आप एक एसी खरीदें और एसी खरीद कर आप एक्सपेक्ट करें कि बस अभी घर लेके पहुंचूंगा भी नहीं और एसी रास्ते में ठंडी हवा देनी शुरू कर देगा, तो मुमकिन नहीं है जनाब। एसी जब तक वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाता, उस जगह प्रॉपर नहीं लग जाता जहां आपने उसे डिसाइड किया है लगाने का, उससे पहले वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाएगा, वो आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा। तो अब उससे बेनिफिट हासिल करने के लिए सिर्फ दुकानदार को पैसे देना जरूरी होते हैं? नहीं, दुकानदार को पैसे देने से लेकर मजीद अब उसे अपने ऑफिस, अपनी फैक्ट्री, अपने घर तक लाने के लिए जो अखराजात करने हैं, फिर उसे घर लाके खुद डब्बा खोल के दीवार पे हैंग करना नहीं है। यकीनन उसे लगाने वाला कोई माहिर शख्स होगा जिसे उसे इंस्टॉल करना आता होगा। ठीक है, अच्छा, फिर जिस जगह एसी लगवाना चाहते हैं, अगर उस जगह वायरिंग ही नहीं है, यानी वहां पर कोई बोर्ड ही नहीं है जिसमें एसी का प्लग लगाया जाए, तो इसका मतलब है अब वहां पर एक प्रॉपर बोर्ड भी बनना चाहिए, तो वो बोर्ड भी लगवाना पड़ेगा, लगवाना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट को सिर्फ दुकान से खरीदने वाले पैसे ही एसेट की कॉस्ट नहीं होते, बल्कि वो तमाम अखराजात और कंडीशन, बड़ी इंपॉर्टेंट लगाई, ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मेरे नजदीक। एक है रीजनेबल और दूसरा है नेसेसरी। ठीक है, और जाहिर सी बात है, यहाँ जो नहीं लिखा वो आप वैसे समझ जाएं। कैसे? कि देखें, अगर कोई खर्चा जहनी तौर पर आप उसके लिए तैयार हैं, रीजनेबल है, यानी आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि ये खर्चा होगा, ये खर्चा होना चाहिए, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है।
और नेसेसरी जो जरूरी है, यानी उस चीज के बगैर आप उसे ला नहीं सकते। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, बचपन में भी पढ़ाया। अभी जल्दी से एक एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ कि नेसेसरी का मतलब तो होता है जरूरी, कि वो खर्चा होना जरूरी है, और रीजनेबल वो होता है जो जरूरी भी होता है और उसके होने के लिए हम जहनी तौर पर तैयार भी होते हैं। बात समझिएगा, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नेसेसरी हो जाते हैं लेकिन वो रीजनेबल नहीं होते। कुछ खर्चे, क्या कह रहा हूं, कुछ खर्चे जरूरी हो जाते हैं, नेसेसरी होगा वो करना जरूरी है, बट वो रीजनेबल नहीं होते। सर मसलन जैसे मशीन लाते हुए टूट गई, इंस्टॉल करते हुए डैमेज हो गई, तो अब उसको ठीक करने का खर्चा जरूरी है। आप लोग सो तो नहीं रहे, कहीं मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। उस मशीन को ठीक उस मशीन को ठीक करने का खर्चा जरूरी है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं हाँ हाँ मैं तो तैयार था ज़हनी तौर पे, भाई मशीन टूटेगी, मुझे पता था इंशाल्लाह मशीन टूटेगी, तो मैं बोलूंगा यार ये तो कोई रीजनेबल बात नहीं कर रहे सर। आप पहले से ही जहन बना के बैठे हैं कि मशीन जो है वो खराब हो जाएगी। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि वो रीजनेबल खर्चा नहीं है। मशीन का टूट जाना, मशीन का इंस्टॉलेशन के दरमियान खराब हो जाना, ये वो खर्चा है जिसके लिए मैं जहनी तौर पे तैयार नहीं होता। हाँ, इस खर्चे को अब अदा करना जरूरी है, क्योंकि मैं नई मशीन ऐसे ही छोड़ थोड़ी दूंगा, मैं नई मशीन को बर्बाद थोड़ी कर दूंगा, बल्कि मैं नई मशीन को वापस वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उसके ऊपर खर्चा करूंगा। तो वो खर्चा जरूरी जरूर होगा लेकिन वो रीजनेबल नहीं होगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आई? आगे बढ़ूं? यस सर। ओके। इसके बाद वो कहता है कि जाहिर सी बात है कि आप एक एसेट को खरीदने से लेकर अपने ऑफिस, अपने घर, अपने फैक्ट्री तक पहुंचाने में जो खर्चे करोगे, क्या वो एक बार करोगे या बार बार करते रहोगे? एक बार एक बार मशीन तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाएगी तो तुम क्या दोबारा मशीन को ऐसी सुजुकी में रख के शहर का चक्कर लगाओगे, बोलोगे आओ मशीन 14 अगस्त तक घूमते हैं? नहीं ना। इसका मतलब है मशीन आपके ऑफिस में एक बार अगर पहुंच गई, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया तो बस हो गया। अब मशीन ने आम तौर पर जनरली मशीन ने दोबारा कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं करना। सर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो दोबारा होगा ना, वो इस मशीन की जिंदगी में नहीं होगा। जब आप दोबारा नई मशीन खरीदेंगे फिर उस नई मशीन को अपने ऑफिस तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपने मेरी बात को अगर ध्यान से सुना हो, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जितने भी खर्चे रीजनेबल और नेसेसरी हैं, ये तमाम खर्चे वंस इन अ लाइफ होते हैं। उस एसेट की जिंदगी में ये खर्चे एक बार होते हैं। ये तमाम खर्चे उस एसेट की जिंदगी में सिर्फ एक बार होते हैं। बेशक खरीदने से लेकर काम करने की हालत तक वो 10 बार हो जाएं, लेकिन एक बार जब मशीन वर्किंग कंडीशन में आ गई तो बस अब जो खर्चे अब तक जो खर्चे हुए वो सारे खर्चे एक बार होते हैं। मसलन अब मैं मिसाल देता हूँ, देखिएगा अगर मेरी बात सुनिएगा कि कहता है कि ओनली रीजनेबल एंड नेसेसरी एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्लूडेड। तो ये सब खर्चे एसेट की कॉस्ट, याद रहे मैं कह रहा हूँ एसेट की कॉस्ट में शामिल है। सही है, फिक्स एसेट की कॉस्ट में शामिल हैं कौन से खर्चे? जो रीजनेबल और नेसेसरी हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मशीन जब आप लेकर आए, मशीन को मिसाल के तौर पे गाड़ी कह देते हैं, सही है, जब आप गाड़ी लेकर आए तो गाड़ी में पहली बार फ्यूल डलवाना, ऑयल डलवाना इस्तेमाल से पहले, बोलिए आपके ख्याल में क्या है? नेसेसरी। जरूरी है? जहनी तौर पे तैयार है या पहले से सोचा हुआ था पानी डाल के चलाऊंगा, यस सर। या बराबर वाले की मोटरसाइकिल से पेट्रोल चोरी कर लूंगा और उससे चलाऊंगा? नहीं, जहनी तौर पे तैयार हैं, सही है। और उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ये खर्चा एक बार करना जरूरी है। जरूरी है। तो हालांकि हालांकि मेरा जुमला बड़ा कीमती है, सुनिएगा, क्या एक बार पेट्रोल डलवाने के बाद दोबारा पेट्रोल और ऑयल नहीं डलवाना पड़ेगा? नो सर, नहीं डलवाना डलवाना पड़ेगा। डलवाना पड़ेगा। यानी एक बार अगर आपने ऑयल और पेट्रोल डलवा दिया तो भाई पेट्रोल खत्म हो जाएगा 1 2 3 4 5 दिन के बाद। ऑयल 2 3 महीने में ऑयल की जो वो क्या कहना चाहिए, ऑयल का जो स्टैंडर्ड है वो खत्म हो जाएगा। फिर वो ऑयल हमारी गाड़ी को बिल्कुल फायदा नहीं पहुंचाएगा, तो हम उसे चेंज करवाएंगे। इसका मतलब है ये सारे खर्चे करेंगे हम बाद में भी दोबारा,
लेकिन वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए तो एक बार किए, और वो जो बाद में दोबारा करेंगे बेसिकली वो होगा उस गाड़ी को मेंटेन करने का खर्चा। क्या करने का? मेंटेन करने का खर्चा। मेंटेन तो फिर वो एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन अभी जो फर्स्ट टाइम पेट्रोल डलवाया और ऑयल डलवाया, ये सब गाड़ी को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है, और जरूरी उसके है। लिए जहन तैयार है। भाई तैयार देखे है। ना, कोई बहुत ही बड़ा दुनिया का बेवकूफ आदमी होगा जो गाड़ी खरीद के लाए और फिर वो उसके दोस्त बोले चलो गाड़ी चलाओ, तो वो बोले हैं कैसे चलती है? बोले पेट्रोल डलवाना पड़ता है, सीएनजी। बोले हैं ये भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ऐसा नहीं हो सकता। इंसान ज़हनी तौर पर तैयार होता है, उसे पता होता है जब वो कोई चीज़ परचेज करने जा रहा होता है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल में किस हालत में आएगी, कब आएगी। तो ये तमाम बातें उसे पता होती हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, बहुत छोटी सी मिसाल। पता नहीं आपके खानदान में ऐसा होता है या नहीं, और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप मेरी बात फौरन समझेंगे। देखें, जब आप एक कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी में हिस्सा हो रहा हो, तो आप कुर्बानी का जानवर खरीदने जाते हैं, तो आप सिर्फ जितने रुपए का वहां से खरीदते हैं सिर्फ वो कॉस्ट दिमाग में नहीं रखते। अगर आप हिस्से कर रहे हैं, आप आपस में घर की, सिर्फ एक घर में हिस्से की बात नहीं कर रहा। बेशक भाई देखे ना, कुछ लोग तो अल्लाह ने इतनी इस्तेताअत दी है कि वो लोग क्या करते हैं, वो अकेला एक घर का बड़ा जो होता है वो गाय खरीद के ले आता है, और वो 7 हिस्से, गाय के 7 हिस्से होते हैं, तो वो 7 हिस्से अलग अलग नामों से, यानी ये तुम्हारा हिस्सा हो गया, ये इसका हिस्सा हो गया, उसके नाम से कुर्बानी की जाती है। ये तरीका कार है। लेकिन अगर एक कुर्बानी जो है जिसमें आपके मिसाल के तौर पे मामू ने बोला भाई मेरा एक हिस्सा डाल लो, खाला ने बोला मेरे 2 हिस्से डाल लो, ठीक है, ताया ने बोला मेरा एक हिस्सा डाल लो, तो मिल के सब लोगों ने कुर्बानी करनी है। तो आप जब गाय खरीद के लाएंगे तो गाय खरीदने जाने से पहले सिर्फ गाय को खरीदने की कीमत नहीं देखी जाएगी, बल्कि उसे खरीद कर वहां से लाने की भी देखी लाने जाएगी की लाने कीमत, की और कटवाने की भी। बिल्कुल, इसका और मतलब है खाने ज़िबा की करने भी। की कीमत भी देखी जाएगी। तो ये सारे खर्चे वो हैं जो आप कंसीडर करेंगे, और अगर आपने नहीं किए तो इसका मतलब है आप मिस्टेक कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। मेरी बात उम्मीद है आप सबको समझ। तो बिल्कुल एक एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चे जरूरी हैं वो जरूरी हैं। अच्छा, इवन उसके चारे का खर्चा भी सोचा जाएगा कि भाई अगर 10 दिन पहले गाय खरीद के लाई जा रही है तो 10 दिन में वो 2-3-4 हजार रुपए का चारा खा लेगी आराम से कम भी 2 से 3 हजार रुपए का चारा तो आराम से खाएगी। 3 हजार रुपए का चारा गाय की बात कर रहा हूँ भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब ये तमाम वो खर्चे होते हैं जो उसको हम कंसीडर, बिल्कुल ऐसे ही एक मशीन को जब खरीदने जाते हैं तो हमें पता होता है कि मशीन को अपने ऑफिस तक लाने में, लगवाने में कौन कौन से खर्चे होंगे और वो खर्चे कितने जरूरी हैं और कितने गैर जरूरी। ओके, उम्मीद करता हूं अगर आपने सुना तो बस ये जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई, द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब है फिक्स एसेट की कॉस्ट में तमाम वो खर्चे शामिल हैं जो नेसेसरी हो, रीजनेबल हो, वंस इन अ लाइफ हो। और अगर कोई ऐसा खर्चा है जो कि रीजनेबल नहीं है या नेसेसरी नहीं है या वंस इन अ लाइफ नहीं है, तो फिर हम उसे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते नहीं हैं। नहीं। तो जो खर्चे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं, जुमला दोबारा कह रहा हूं, जो खर्चे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं उन्हें कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। क्या कहते हैं उन्हें? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आगे क्या कहता है? दोस पेमेंट्स हैविंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, द इफेक्ट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विदिन द करंट अकाउंटिंग पीरियड or the benefit of which is received a number of years। सर नहीं समझ आया? अरे भाई वो तमाम अदायगियां जिनका असर, जिनका इफेक्ट लंबे अरसे तक हो, लॉन्ग टर्म, द इफेक्ट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड, जिसका असर खत्म ना हो, विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल के अंदर असर खत्म ना हो, और द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव और अ नंबर ऑफ ईयर, और या जिसका बेनिफिट, जिसका फायदा नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलता रहे, 1 साल से ज्यादा अरसे तक मिलता रहे, ऐसी तमाम अदायगियों को, ऐसी तमाम अदायगियों को क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं समझ आया तो पूछें। समझ में आ गया सर। अच्छा, अब एक बात बताएं, एक बात सोच समझ के बताएं कि देखें, बज़ाहिर तो इससे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, तो जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलता है या नहीं? मिलता है सर। गाड़ी खरीदने का बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, गाड़ी में जो आप, अच्छा फिर आप गाड़ी को अपने नाम करवाते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो भी एसेट
वो भी नहीं एसेट है। शामिल होगी, क्यों? क्यों? नाम करा लिया तो क्योंकि फौरन आपके उसकी नाम हो गई, फौरन आपके नाम हो गई। अब आप चाहें तो 2 दिन बाद बेच दें, लेकिन आप फिर भी उसे कहते हैं क्योंकि ये गाड़ी जब तक मैं, क्योंकि ये गाड़ी मुझे आमतौर पर, आपके ख्याल, आपके दिलो दिमाग में क्या होता है यार, कोई भी शख्स ना आमतौर पर गाड़ी 1-2 हफ्ते 1-2 महीने के लिए नहीं खरीदता, और जो खरीदता है इसका मतलब है वो गाड़ियां खरीद के बेचता है, वो बिजनेस करता है। ऐसा ही है ना? आप जैसे और यस मुझ सर। और चाहे कोई एक अमीर इंसान ही क्यों ना हो भाई, अगर कोई इंसान 2020 की नई सिविक भी निकलवाता है, 2019 की कोरोला भी निकलवाता है, तो यार उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं होता कि वो 1-2 महीने बाद बेचेगा। आमतौर पर उसका ख्याल होता है वो 1 साल से ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल करेगा, जब तक गाड़ी नई है। और गाड़ी नई आमतौर पर 1.5-2 साल तक तो रहती है, यानी उसकी बात ही अलग होती है, वो नई जैसा, बिल्कुल नई जैसा गाड़ी का मजा दे रही होती है। तो मतलब ये है मेरे सारे कहने का और समझाने का कि जनाबे अली, आप गाड़ी को अपने नाम करवाते हैं, तो नाम करवाने से आपको कौन सा लंबा बेनिफिट होने वाला है बताएं मुझे। वो तो कह रहा है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, दोस पेमेंट हैविंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट। आप गाड़ी को अपने नाम कराएंगे, इसका क्या लंबा असर पड़ेगा? कोई लंबा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उस गाड़ी को पाकिस्तान में चलाने के लिए किसी के नाम होना, कानून कह रहा है किसी के नाम जरूरी है। होना जरूरी है। जरूरी है। सही है। तो जब वो नाम होना जरूरी है गाड़ी, तो इसका मतलब है उसको नाम करवाने का खर्चा उस गाड़ी को हासिल करने के खर्चे में शामिल होना चाहिए। चाहिए। हालांकि उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि गाड़ी को मैंने अपने नाम कराया बड़ा लंबा अरसा फायदा पहुंचाएगी, लेकिन क्योंकि मेरी गाड़ी के बारे में ये सोच है कि गाड़ी की जो गाड़ी है, गाड़ी की कीमत है, वो मुझे लंबे अरसे तक फायदा पहुंचाएगी, तो मैंने कहा गाड़ी को अपने नाम करवाना भी फिर मुझे बुनियादी तौर पर 1 साल से ज्यादा अरसे तक फायदा पहुंचाएगा। आपको थॉट समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गाड़ी तो हकीकत में फायदा पहुंचा, देखो ना, तुम सब बड़े आराम से मेरी बात मान लेते हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। मैं कहता हूँ गाड़ी जो है वो 1 साल से ज्यादा अरसे तक फायदा पहुंचाएगी, तुम मान लेते हो। लेकिन जब मैं ये बोलूं कि भाई वो जो जो गाड़ी को अपने नाम करवाने का पैसा है, वो भी हमें 1 साल से ज्यादा अरसे तक फायदा पहुंचाएगा, तो आप पूछ सकते हैं ना सर कैसे, वो कैसे फायदा पहुंचाएगा? यार जब गाड़ी हमारे नाम हो गई, तो हम जब गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे 1 साल से ज्यादा अरसे तक, तो गाड़ी हमारे नाम होगी तभी तो हम इस्तेमाल कर सकेंगे। गाड़ी हमारे नाम नहीं होगी तो फिर इलीगल होगी वो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लॉ नहीं है, हमारे यहाँ लोग गाड़ी खरीद के अपने नाम नहीं कराते, वो एक अलग मामला है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लीगल होके सोचें, कानूनी अंदाज से सोचें, तो गाड़ी खरीद के उसको अपने नाम करवाना जरूरी है। अच्छा, अब एक बात बताएं मुझे, गाड़ी खरीद ली, अपने नाम करवा ली, अब आपने कहा यार पाकिस्तान में गाड़ी को चलाने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? लाइसेंस। लाइसेंस। अब लाइसेंस बनवाया 50 रुपए। है, लाइसेंस बनवाया। अब लाइसेंस आपके ख्याल में सोचें, क्या आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा? क्या वो आप अपनी गाड़ी की कीमत में ऐड करेंगे लाइसेंस बनवाने का खर्चा? सोचें। यस। यस सर। यस करेंगे? सर। यस सर। अच्छा, यस यस सर। सर। सब लोग कर रहे हैं? यस। अच्छा, तो एक बात बताएं, आपके पास गाड़ी नहीं है और आप लाइसेंस जाके बनवाएंगे, तो अब लाइसेंस बनवाने के खर्चे को कहाँ ऐड करेंगे? क्या वो आपसे ये बोलते हैं गाड़ी लेकर आओ, लाइसेंस बनवाने के लिए गाड़ी होनी चाहिए? आपको पता नहीं है ना, शायद मासूम बच्चे हैं आप सारे। बेटे, नहीं, लाइसेंस बनवाने के लिए गाड़ी नहीं होनी चाहिए, गाड़ी चलानी आनी होनी चाहिए भाई। चलानी आनी चाहिए। जी, जी। तो इसका मतलब है कि बेटे आप जाएं लाइसेंस ऑफिस, वहां अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी लेके जाएं, पूरा टेस्ट दें, टेस्ट क्लियर होगा, फिर वो आपका ड्राइविंग टेस्ट लेंगे, ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी अंदर लेके जाएं, उन्हें चला के दिखाएं। वरना वहां पर किराए पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, आप किसी से गाड़ी लें, अंदर जाएं, ले जाके चलाएं, टेस्ट पास हो जाएगा, आप गाड़ी लाके उसे वापस दे दें, आपका ड्राइविंग लाइसेंस तैयार। सोचे ना। अब इसी तरह आप ये सोच लें, आपकी गाड़ी है और आपने ड्राइवर रख लिया। अब ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अभी मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया था, आप बहुत ज़हीन लोग हैं, आप बोलते नहीं हैं, आपका ये मामला बड़ा खतरनाक है। अब जो मैं मिसाल दूंगा ना, उस पर तो ऐसा आंधी और तूफान समझ आएगा, आप बोलेंगे हाँ यार ये बात टिका के बोली इन्होंने। आपने नई गाड़ी निकलवाई, और जाहिर सी बात है गाड़ी निकलवा के अपने ड्राइवर के नाम तो करेंगे नहीं, नाम अपने करवाई, तो आपने उसको नाम करवाने का खर्चा भी अपनी गाड़ी की कीमत में ऐड कर लिया। अब आपने बोला अरे यार कौन चलाए, नई गाड़ी निकलवाई है, गाड़ी चला चला के जिंदगी गुजर गई। बोला क्या रखते हैं? ड्राइवर। अब ड्राइवर रखा, तो ड्राइवर आया, ड्राइवर ने बोला साहब मेरा लाइसेंस तो एक्सपायर हो गया है।
मैं ड्राइविंग तो जानता हूँ। उसने हमने कहा अच्छा टेस्ट लेके दिखाओ, चला के दिखाओ, बिठाया उसको, बोला गाड़ी चलाओ, उसने चलाई, बड़ी शानदार गाड़ी चलाई। हमने बोला यार माशाल्लाह तुम तो जहाज चलाते थे ऐसा लगता है। उसने बोला ठीक है सर मैं चलाऊंगा। अब हमने बोला अच्छा तो लाओ लाइसेंस की कॉपी दे दो ताकि हमारे पास लाइसेंस की कॉपी हमें पता हो तुम उसने बोला सर लाइसेंस तो है लेकिन ये एक्सपायर हो गया है। तो अब वो हमसे बोलेगा लाएं आप पैसे दें, आपकी गाड़ी चलाऊंगा तो लाइसेंस आपके लिए बनवाऊंगा, और फिर हम उस पैसों को जो उसे देंगे उसको हम अपनी गाड़ी की कीमत में शामिल कर लेंगे। ड्राइवर हमारा हो गया जिंदगी भर नो के लिए। सर। जब तक गाड़ी नो हमारी है ड्राइवर भी हमारा है। नो सर। नहीं, ड्राइवर तो आते जाते वो तो रहेंगे। उसको फायदा तो पहुंचाएगा। हाँ इसका मतलब है ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ड्राइवर को फायदा पहुंचाएगा, है ना। जी। और उसके पास राइट आ जाएगा ड्राइव करने का, और वो राइट भी मजे की बात है कब तक है, जितने साल का वो लाइसेंस बनवाता है, 3 साल का या 5 साल का। 3 साल के बाद गाड़ी तो होगी लेकिन चलाने का राइट नहीं होगा। नहीं हो। फिर जाके लाइसेंस अपडेट करवाएगा। और ये भी मुमकिन है 1 साल के बाद गाड़ी बेच दें हम, लेकिन लाइसेंस हमारे पास फिर भी होगा और फिर भी हम गाड़ी चला सकते हैं, अपनी नहीं तो किसी और की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी कि ड्राइविंग लाइसेंस चाहे पहली बार गाड़ी खरीद के बनवाएं, बाद में बनवाएं, अपना बनवाएं, ड्राइवर का बनवाएं, उसका गाड़ी की ऐड कीमत नहीं से कोई होगा। ताल्लुक नहीं नहीं हो। होगा। नहीं हो। शुक्रिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र आपको ये बातें समझ आ रही हैं। मजीद आगे बढ़ता हूँ, बोलने को बहुत कुछ है, कोशिश कर रहा हूँ कि समराइज करके बोलता रहूं। तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये बात समझ आ गई कि सिर्फ लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देखना। क्या नहीं देखना? लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देखना। मसलन चलो वो जो मैंने मिसाल दी थी थोड़ी देर पहले, जब गाय खरीदते हो, गाय खरीद के अपने घर तक लाते हो तो रास्ते का किराया कंसीडर करते हो। इसी तरह जब तुम मशीन खरीदते हो 10 लाख रुपए की, उस 10 लाख रुपए की मशीन को जापान से अपने ऑफिस तक लाते हो, 1 लाख रुपए किराया खर्च होता है। तो वो 1 लाख रुपए किराया तुम्हारी मशीन की कीमत में ऐड होना चाहिए या नहीं? बोलो। होना चाहिए। होना चाहिए। हालांकि उसका बेनिफिट तो तुम्हें नहीं, नहीं मिला। नहीं मिला। उस 1 लाख रुपए सर मिलना मिलेगा जब हम यूज करेंगे है। मशीन। नहीं मेरा बेटा मेरी बात तो सुनो। उस 1 लाख रुपए का बेनिफिट पूछ रहा हूँ, उस 1 लाख रुपए का बेनिफिट, उस 1 लाख रुपए का बेनिफिट तो मेरे हिसाब से तुम्हें मिल चुका है। सर कैसे? अरे तुमने क्योंकि Yes, sir. मशीन यहाँ आ गई। मशीन पहुंच गई Yes, ना। असल में तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तुम्हें मशीन पहुंचाने के लिए करना पड़ा, लेकिन अकाउंटिंग कह रही है, सर इमरान नहीं कह रहे, अकाउंटिंग कह रही है क्योंकि वो अगर तुम ट्रांसपोर्टेशन यूज ना करते तो वो मशीनरी तुम्हारे ऑफिस तक, नहीं आती। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे ने तुम्हें फौरन फायदा, पहुंचाया। पहुंचा दिया। लेकिन अकाउंटिंग कह रही है कि तुम उसे अपना फौरन फायदा ना समझो, बल्कि ये 1 लाख रुपए का फायदा एसोसिएटेड है, मुंसलिक है। अरे तुम ये 1 लाख रुपए खर्च ही ना करते, अगर तुम कितने रुपए खर्च ना करते? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख तुमने क्यों खर्च किए? क्योंकि 10 लाख रुपए की तुमने खरीदी मशीन। उस 10 लाख को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, उस 10 लाख से बेनिफिट हासिल करने के लिए तुम फर्दर 1 लाख रुपए खर्च करते हो उस मशीन को अपने ऑफिस तक पहुंचाने के लिए। तो अकाउंटिंग कह रही है तुम इस 1 लाख से भी यही समझो कि ये भी तुम्हें पहुंचाएंगे फायदा। अभी फायदा हासिल नहीं हुआ, जब 10 लाख तुम्हें नहीं ज्यादा हुआ। अरसे तक फायदा पहुंचाएगा तो ये 1 लाख भी तो उस 10 लाख को, ये 1 लाख रुपए भी तो उस 10 लाख से मुंसलिक है। नहीं समझ आ Yes, रही? sir. तो अकाउंटिंग कह रही है तुम इस 1 लाख, हालांकि इस 1 लाख का इफेक्ट फौरन हासिल, इसका बेनिफिट मिल गया, क्योंकि कैसे मिल गया? मशीन हमारे ऑफिस पहुंच गई। लेकिन अकाउंटिंग कह रही है तुम इसे भी मानो, क्या मानो? अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि अगर तुम गौर से देखो तो ये वाली डेफिनेशन अभी भी जिंदा है। क्या? कि एसेट की कॉस्ट में शामिल होंगे वो तमाम खर्चे जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हैं। लिखा हुआ ना, एंड प्लेसिंग इट इन अ पोजीशन एंड कंडीशन फॉर यूज इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बताओ भाई, जिंदा हो तुम लोग? समझ आ रहा है लेक्चर? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर समझ आ रहा ओके, Yes, sir. अब आगे बढ़ता हूं। दीज एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड एज है। एसेट्स एसेट। इसका मतलब है हम इन खर्चों को खर्चा कहते ही, नहीं है। हम इन खर्चों को मानते हैं अपना एसेट। इसका मतलब है गाड़ी भी है हमारा, एसेट। Asset. और ट्रांसपोर्टेशन जिसे हम मर्चेंडाइज को खरीदें और लेकर आए तो ट्रांसपोर्टेशन को खर्चा कहते हैं, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन को खर्चा कहना
नहीं नहीं है। है। उसे अपने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया तो इसका मतलब है वो 1 लाख रुपए भी बन गया दर हकीकत हमारा एसेट। कैपिटल। एसेट। एसेट नहीं समझ आया? वो 1 लाख रुपए भी यस दर आ गया हकीकत, समझ। क्यों भाई रिजा, वो 1 लाख रुपए भी दर हकीकत क्या बन गया हमारा एसेट। एसेट। 10 लाख रुपए तो है ही एसेट, लेकिन क्योंकि हमने उस 1 लाख रुपए को भी एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी समझा है। और अकाउंटिंग, सर इमरान की कोई औकात नहीं है, अकाउंटिंग कह रही है कि कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर, तमाम खर्चे फिक्स एसेट की कॉस्ट में शामिल होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ये 1 लाख रुपए को भी खर्च करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस दोज सर। पेमेंट्स, एक मिनट रुका, those payments having short term effects, those payments having short term effects, वो तमाम अदायगियां जिनका इफेक्ट शॉर्ट टर्म होता है, द इफेक्ट विच इज एग्जॉस्टेड विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑर्डिनरी रिपेयर, मेंटेनेंस, फ्यूल एंड, अब यानी पहला फ्यूल तो क्या था वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, बोलो? एसेट। लेकिन जो दूसरी Asset. बार, तीसरी बार, चौथी बार फ्यूल डलेगा, अब वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा। खर्चा हुआ एसेट ही की वजह से लेकिन अब वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा। नहीं है। नहीं होगा, बल्कि उसे कहा जाएगा बिजनेस का, रेवेन्यू एक्सपेंस। एक तो कहा जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उसे रिकॉर्ड किया जाएगा एज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस। Expense. समझ आया या नहीं? यस सर, आ गया समझ। अच्छा, तो खास बात क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे एसेट से रिलेट करते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एसेट से रिलेट करते हैं, लेकिन इन्हें कैपिटल और रेवेन्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर एज्यूम करके हम इन्हें एसेट ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, और इन्हें हम अपना एसेट ट्रीट नहीं करते, हम कहते हैं भाई हर साल मेंटेनेंस का खर्चा होगा, हर महीने फ्यूल डलवाने का खर्चा होगा, हर महीने टूट फूट का खर्चा होगा, तो इसे एसेट की कॉस्ट समझना नहीं है। ये तो एसेट को इस्तेमाल करते रहेंगे, वेयर एंड टेयर होता रहेगा, सही कराते रहेंगे, खराब होता रहेगा, सही कराते रहेंगे, खराब होता रहेगा, तो इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब अगर थोड़ा सा आप दिमाग चलाएं तो मैं आपको एक और बात यही बता दूं, फिर आगे इंशाल्लाह लिखी हुई दिखाऊंगा तो माहौल बन जाएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा। क्या एसेट पर एक्सपेंडिचर इस्तेमाल से पहले हो तो मेजॉरिटी एक्सपेंडिचर, एसेट पर खर्चे इस्तेमाल से पहले वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले तक हो तो वो क्या है? मेजॉरिटी एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट अगर खर्चा इस्तेमाल के बाद हो, यानी इस्तेमाल, जैसे आपने गाड़ी चलानी शुरू कर दी तो अब जो फ्यूल डलवाया वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गाड़ी चलानी शुरू कर दी, अब जो ट्यूनिंग करवाई वो आपका कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका यानी अब जब गाड़ी इस्तेमाल, मशीन इस्तेमाल करना शुरू करने के बाद जो उस पर खर्चे हो रहे हैं वो ज्यादातर रेवेन्यू होते हैं। फिर दोबारा कह रहा हूं, किसी चीज को वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले तक होने वाले ज्यादातर, सारे नहीं, सारे बोला मैंने क्या? मैंने बोला किसी चीज को वर्किंग कंडीशन में लाने की हालत तक होने वाले खर्चे ज्यादातर, सारे नहीं ज्यादातर कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। 1 2 3 ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू होते हैं। और इसी तरह किसी एसेट को इस्तेमाल करने के बाद, यानी जैसे वर्किंग कंडीशन में आ गया, वर्किंग कंडीशन में आने के बाद होने वाले खर्चे, किसके बाद? वर्किंग कंडीशन में आने के बाद होने वाले खर्चे ज्यादातर, सारे में ही कह रहा, अभी भी ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। उनका बेनिफिट फौरन मिल रहा होता है, उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहते। देखो मैंने जो जुमले अदा किए ना, अगर तुमने उन्हें गौर से सुना है तो मैंने जोर पता है किस बात पे दिया है? किसी भी एसेट को इस्तेमाल से पहले वर्किंग कंडीशन में लाने की हालत तक सारे खर्चे कैपिटल नहीं होते, और किसी चीज को वर्किंग कंडीशन में लाने के बाद होने वाले सारे खर्चे भी रेवेन्यू नहीं होते। इसका मतलब है बहुत थोड़े से होते हैं जो वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले होते हैं और वो रेवेन्यू होते हैं, और बहुत थोड़े से होते हैं जो वर्किंग कंडीशन के बाद किए जाएं और वो रेवेन्यू ना हो, वो क्या हो? कैपिटल। मसलन अब मैं मिसाल देता हूं, अभी मशीन इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुई,
मशीन अभी इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुई और मशीन का कोई पार्ट इंस्टॉलेशन के दरमियान टूट गया, तो अब उस मशीन के पार्ट को सही करवाएंगे, वरना मशीन हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होगी। तो अब वो जो खर्चा हुआ, हम कहेंगे यार ये खर्चा तो बिल्कुल बेतुका है, ये चीज तो मशीन में ऑलरेडी लगी हुई थी, ये तो हमारी नाअहली की वजह से टूटी है, इस खर्चे के लिए तो हम जहनी तौर पे तैयार ही, जरूरी है, लेकिन अब रीजनेबल नहीं है। और ये जो खर्चा हुआ मशीन पर, ये इस्तेमाल से पहले हुआ, हमने क्या करवाया, उसको रिपेयर कब करवाया, वर्किंग कंडीशन में आने से पहले। तो अब ये जो रिपेयर करवाया, क्या रिपेयर जिंदगी में बार बार नहीं होगा? होगा होगा सर। सर। तो इसका मतलब है वर्किंग कंडीशन में आने से पहले अगर रिपेयर का खर्चा हो जाए, वर्किंग कंडीशन में आने से पहले अगर रिपेयर का खर्चा हो जाए, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, फिर वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल इसी तरह वर्किंग कंडीशन में आने से पहले, वर्किंग कंडीशन में आने से पहले आप बड़ी महंगी मशीन खरीद के ला रहे हैं, आपने अपनी पूरी फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवा दी, आपने अपनी पूरी फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवा दी। हकीकत में करवाई तो आपने उस महंगी मशीन की वजह से ना, हकीकत में आपने करवाई तो उस महंगी मशीन की वजह से। लेकिन आप सोच के बताएं, अपनी अकल से बताएं, क्या इंश्योरेंस का सारा खर्चा आपकी मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दें? क्या इंश्योरेंस सिर्फ उस मशीन की हुई है? नो नहीं सर, सर। इंश्योरेंस तो पूरी ये कंपनी की हुई। कंपनी की हुई है, ऑफिस की हुई है। इसके बरक्स, तो इसका मतलब है ये जो इंश्योरेंस है ये कौन सा खर्चा कहलाएगी? रेवेन्यू 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 एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। इसके बरक्स वो इंश्योरेंस जो हम जापान से पाकिस्तान लेकर आ रहे थे मशीन, और रास्ते में जहाज में हजारों कंटेनर रखे हुए थे, तो हमने अपने कंटेनर की रास्ते की क्या करवाई, इंश्योरेंस। तो अब ये वाली इंश्योरेंस पर्टिकुलरली पूरे जहाज की है। नो सर, हमारे कंटेनर की। अगर हमारी मशीन, अगर जहाज डूबता है, हमारी मशीन डूब जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें हमारी मशीन के पैसे अदा करेगी। तो अब ये इंश्योरेंस पर्टिकुलरली उस मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है। अगर रास्ते में जहाज डूब गया तो मशीन भी डूब जाएगी, वर्किंग कंडीशन में आ। अच्छा देखिए, मुसलमान होने के नाते हमारे अलग अलग व्यूज हैं, यहाँ हम मुसलमानियत नहीं पढ़ाते ना, वरना आपको पता है हम तो वो लोग हैं आयतल कुर्सी पढ़ के निकल जाते हैं और आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर देते हैं सब चीजों पे, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ यस व्यू से सर। बात हो रही है, तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात होती है तो वहां थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट होता है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये समझ आ गया कि वर्किंग कंडीशन से होने पहले, वर्किंग कंडीशन में आने से पहले होने वाले ज्यादातर खर्चे कैपिटल हैं, लेकिन दो मैंने नाम लेके बताए जो कैपिटल नहीं है। एक मैंने बताया क्या, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा। इसी तरह मैंने आपको और एक बताया, फैक्ट्री की इंश्योरेंस। क्या बताया, फैक्ट्री की इंश्योरेंस। फैक्ट्री की इंश्योरेंस। और इसी तरह आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, तो ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब वर्किंग कंडीशन में आने के बाद ज्यादातर खर्चे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन लेकिन एक आध बार ऐसा खर्चा हो सकता है जो कि खर्चा तो हो, मशीन पर ही हो, लेकिन उसे रेवेन्यू ना लेकिन वो कहा जाए। फायदा ज्यादा दे। अच्छा सर, फिर कैसे? मसलन हमने 3 साल मशीन इस्तेमाल करने के बाद मशीन के एक पार्ट को रिप्लेस किया, जिससे मशीन की लाइफ 2 साल से बढ़कर बढ़ 5 गई। साल हो गई दोबारा। हमने हमने अपनी एक बिल्डिंग 3 साल इस्तेमाल करने के बाद बिल्डिंग पे एक फ्लोर और बना दिया, तो बिल्डिंग की कैपेसिटी में हो गया इजाफा। इजाफा। अब बिल्डिंग हमें ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगी। पहले बिल्डिंग के 3 फ्लोर से फायदा हासिल कर रहे थे, अब बिल्डिंग के 4 फ्लोर से फायदा 4 हासिल फ्लोर। करेंगे। समझ आ रही है बात? इसका मतलब है यस कि सर। हम किसी एसेट पर इस्तेमाल के बाद अगर खर्चा करें और वो खर्चा हमारे बेनिफिट को बढ़ा दे, हमें जितना बेनिफिट मिलना था उससे और ज्यादा बेनिफिट दे। मसलन फर्नीचर की लाइफ थी 5 साल, 4 साल हम इस्तेमाल कर चुके हैं, फर्नीचर बिल्कुल खराब सा हो रहा है, हमने सोचा है 5वें साल बेच देंगे, लेकिन हम 5वें साल क्या करते हैं, फर्नीचर पर ओवरहॉलिंग चार्जेस खर्च करते हैं। पूरा फर्नीचर जो है उसमें जिन जिन चीजों में खराबी आई होती है सब चेंज करा देते हैं, और फर्नीचर बनाने वाला कहता है अब आप 3 साल फर्नीचर भूल जाएं, कहीं नहीं जाता। तो हम कहेंगे यार भाई, ये खर्चा करने से तो हमारे फर्नीचर की लाइफ में हो गया इजाफा। ये हमें बेनिफिट पहुंचाएगा। इसका मतलब है ऐसा खर्चा जो किसी एसेट पर इस्तेमाल के बाद हो। इस्तेमाल होने के बाद, मुकम्मल इस्तेमाल नहीं करा भाई,
मुकम्मल इस्तेमाल नहीं करा। ऐसा खर्चा जो किसी एसेट पर इस्तेमाल होने के दौरान या इस्तेमाल होने के फौरन बाद इस्तेमाल हो रहा है और खर्चा भी हो रहा है, मुकम्मल इस्तेमाल के बाद नहीं कह रहा। सही है सर, अगर मुकम्मल इस्तेमाल की बात करें, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मुकम्मल इस्तेमाल की बात करें, और मुकम्मल इस्तेमाल का मतलब क्या होता है, यानी अब वो हमारे इस्तेमाल के काबिल ना नहीं बचे। है। भाई मुकम्मल इस्तेमाल तो यही है ना, आपने किसी चीज को मुकम्मल इस्तेमाल कर लिया, अब आपके लिए वो चीज काबिल इस्तेमाल, ना हो। लेकिन आपने उस पर कोई खर्चा किया जिसके बाद वो आपके लिए दोबारा काबिल इस्तेमाल हो हो गई। गई। हो गई, बन गई। तो आप कहेंगे जैसे एक गाड़ी थी बिल्कुल खत्म हो गई थी, इंजन भी खत्म हो गया था, बॉडी भी खत्म थी, गल गई थी, आपने क्या किया, आपके लिए वो काबिल इस्तेमाल नहीं थी, आप उसे स्क्रैप डीलर को दे रहे थे, लेकिन फिर अचानक आपके दिमाग में ख्याल आया यार पुरानी गाड़ी है, बॉडी अच्छी है, मजबूत बॉडी है, क्यों ना इसको बनवा लूं। तो आपने इंजन भी बनवा दिया, आपने गाड़ी की बॉडी भी सही करवा दी, आपने पूरी गाड़ी को रिफॉर्म कर लिया, बना लिया। तो आप गाड़ी को जब दोबारा से पूरा 0 मीटर बना लिया, तो वो गाड़ी आपको दोबारा पहुंचाएगी फायदा 1 साल से ज्यादा। तो अब गाड़ी तो पहले से मौजूद थी, खर्चा उसी गाड़ी पे हुआ, लेकिन जो खर्चा हुआ उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है या नहीं, यस सर। तो आप उसे कैपिटल यस सर। एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कैपिटल रिपीट। एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिंदा है आप लोग? ईमानदारी से बताएं। यस सर। बस यस अल्लाह सर। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से 2 मिनट में मीटिंग खत्म होगी, फिर हम तकरीबन 15-20 मिनट की मीटिंग और करेंगे, बस ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट की मीटिंग करेंगे। और उसमें हम क्या करेंगे, मजे की बात, उसमें हम सिर्फ आपको ये बताएंगे थोड़ी सी ये चीजें, ये जो मैंने पढ़ी हैं अभी, सब मैंने आपको बता दी। अब सिर्फ मुझे ये पढ़ाना है, पढ़ा के हो जाएगी आपको तसल्ली। उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, बल्कि एक हो सकता है एक आध सवाल हम कॉस्ट का देख लें, और फिर बस कोशिश करूंगा हाफ क्लास लूं, यानी अगर 40 मिनट की मीटिंग है 20 मिनट में खत्म कर दूं। आप भी अपने पास देख लेना, 20 मिनट जैसी कंप्लीट हो मुझे बताना। चलो भाई, अब ये लिखा है रूल्स, जो मैं पढ़ा चुका हूं वहां वो ये लिखा हुआ दिया है उसने, जो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं उसने अंग्रेजी में लिख के दे दिया। आप क्या बोला? रूल्स फॉर डिस्टिंग्विशिंग। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब डिफरेंशिएट करना, और उसके उसूल, डिफरेंशिएट करने के उसूल। किसे डिफरेंशिएट करने के उसूल? कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग डिफरेंशिएट करने के कुछ उसूल हैं। क्या हैं? नए एसेट के लिए अलग उसूल हैं, सेकंड हैंड और ओल्ड एसेट के लिए कुछ अलग उसूल हैं, और पहले से कोई एसेट आपके पास मौजूद है तो उसके लिए उसूल अलग हैं। बेटे प्यारे बच्चों, ये आपने फर्स्ट सेकंड ईयर में ये रूल नहीं पढ़े होते। सेकंड ईयर में आप सिर्फ न्यू एसेट के हवाले से पढ़ते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर में आपके पास मेजॉरिटी न्यू एसेट होते हैं। मैं यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कम से कम अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कोई बड़ाई बयान नहीं कर रहा। अल्लाह ताला जानते हैं कि मैं कोई बड़ाई बयान नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये याद दिला रहा हूँ कि मैं अपने तौर पर थोड़ा सा आइडिया देता हूँ सेकंड ईयर में बच्चों को इस बात का, सेकंड हैंड एसेट का, ओल्ड एसेट का, और भी टीचर देते होंगे, लेकिन सेकंड ईयर में हमारा सारा फोकस न्यू एसेट पर होता है, क्योंकि हमारे पास वहाँ ओल्ड एसेट का चक्कर ही नहीं होता। लेकिन बीकॉम पार्ट 1 में अब हमारे पास ओल्ड एसेट के साथ, न्यू एसेट के साथ साथ ओल्ड एसेट भी मुमकिन है। और अगर ओल्ड एसेट हुआ तो उसके लिए क्राइटेरिया अलग है। सर ओल्ड एसेट किसे कहते हैं? ओल्ड एसेट 2 तरह का होता है, एक वो जो हमारे पास पहले से मौजूद है, उसे एग्जिस्टिंग एसेट या ओल्ड एसेट कह सकते हैं, और एक ओल्ड एसेट वो होता है जो हम मार्केट में खरीदने जाते हैं और हमें पता होता है कि ये पहले 2-3-4 साल इस्तेमाल हो चुके हैं। चुका है। सर खत्म होने वाली है मीटिंग, इस्तेमाल हो, मैंने कहा खत्म हो गई क्या मीटिंग? चुका है किसी ने नहीं बोला, इसका मतलब है वो एसेट पहले से इस्तेमाल हो चुका है, ये भी मुमकिन है। बात समझ आई या नहीं? यस सर आ गई। अच्छा, तो न्यू एसेट के लिए रूल क्या लिखा है? नेसेसरी, वंस इन अ लाइफ और रीजनेबल। बता चुका हूं आपको या नहीं? यस सर इसमें बता से कुछ चुके। पूछना है तो पूछो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो कि